अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा जी, जल्दी से पहले एक बात जिस पे डिटेल में वैसे तो बात होनी चाहिए। आपको पता है कि फाइनली जाहिर जाफर द मर्डरर को एंड द रेपिस्ट एंड एवरीथिंग, मैं तो कहती हूँ कोई टेररिस्ट भी है उस पर तो ये चार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि दहशत उसने मचाई। उसको डबल जिसको कहते हैं ना फांसी की सज़ा जो है वो हुई है, अपहोल्ड हुई है। और फाइनली मेरा ख्याल है कि अगर उसकी फैमिली को, ऑल्दो ऑब्वियसली नूर मुकद्दम विल नॉट बी एबल टू कम बैक बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन एटलीस्ट सज़ा हुई है। इट टुक 2 years, जिस पे पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें और मजीद किन किन फोरम्स पे चैलेंज किया जाता है ये फैसला, शायद वक्त लगेगा, लेकिन वी कैन होप एंड वी कैन प्रे हर फोरम पे यही सजा होनी चाहिए नूर मुकद्दम और उसके अहले खाना को इंसाफ मिले। क्योंकि लिटरली शाहजेब कत्ल केस के बाद ना दिल बड़ा टूटा था जब उसका कातिल इस तरह छूट गया और सड़कों पर दंदनाता घूम रहा है, एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, क्योंकि उस केस से भी बड़ी इमोशनल एसोसिएशन थी पूरी। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो दफा दहशत की इसलिए लगनी चाहिए बिकॉज एक अवाम में, एक सोसाइटी में दहशत फैलती है जब आप इस किस्म की चीज सुनते हैं। एब्सोल्युटली, और सेम इज द केस विद नूर मुकद्दम केस एज़ वेल। इसी की बात कर रहा हूं, इस केस की बात कर रहा हूं। बच्चियों को अब आई स्पोक टू माय यंगर कजिन्स, दे वर टेरिफाइड। अच्छा, इस सारे केस में बाय द वे हैट्स ऑफ टू नूर मुकद्दम्स फादर, जो उन्होंने परसिस्टेंटली डिस्पाइट एवरीथिंग दैट वाज बीइंग सेड अराउंड द कंट्री एंड एवरीवेयर एल्स, उनको भी तनकीद के निशाने पे रखा हुआ था। आपको पता है किस किस्म की बातें हुई हैं दैट वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट, लेकिन वो लगे रहे हैं जिस काम पे, मतलब सिंगल हैंडेडली जो होता है, मतलब कि वो पीछे पड़े रहे हैं इस चीज के। ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स ने क्या क्या नहीं इस केस का एंगल तलाश करने की कोशिश की। वो घटिया ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो बड़े मकबूल हैं, बड़े मशहूर हैं, उनकी बड़ी फॉलोइंग है। तो फिर कौम की ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए दुआ ही करनी चाहिए। अगर इस तरह के मिसोजिनिस्ट लोग जो इस किस्म के वाक़यात पे भी अपनी मंतक ले आते हैं, अगर वो मकबूल हैं, तो फिर हमें शिकवा नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला कभी लगता है कि हम पे बरहम है, अच्छा, शिकवा नहीं करना चाहिए। फिर एक मैं डिस्क्लेमर इधर देना चाहती हूँ। यूजुअली हम इस किस्म के वर्ड्स जो है, अगर हमने घटिया या कुछ कह दिया तो हम यूज़ नहीं करते। ये हमने बड़े, मतलब ये वी कैन नॉट हेल्प इट। जब इस किस्म की चीज़ें हम सुनते हैं ना, तो हमारे दिल से, हमारे मुंह से ये चीज़ें निकल आती हैं। इसलिए प्लीज़ अपॉलॉजीज, इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर दैट। लेकिन लुक एट द जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसी को अगर आप देख लें तो और मुंह से क्या निकलेगा। बट अच्छा जी, तोशाखाना में आपको पता है ये कल सारा दिन भी इस पे बात होती रही। बाय द वे, कोई रह तो नहीं किया जिसने घड़ियां ना ली हों। एक सीएम शहबाज शरीफ रहते हैं, एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक पाइनएप्पल ही, वैसे वो तो मासूम है बात, एक पाइनएप्पल सामने आया है। बाकी एहसन इकबाल साहब ने कहा जी मैं तो उसको द फैक्ट दैट इट इज रिकॉर्डेड कि इसको भी डाला हुआ है बीच में, हैट्स ऑफ टू इट कि मतलब वो एक बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा गया है। किस तरह उन्होंने, अच्छा, एहसन इकबाल साहब ने कह दिया कि मैंने जो बाकी रकम अदा नहीं की है वो मैं वॉलंटरली अब जमा कराऊंगा। एहसन इकबाल साहब ने, अच्छा ये भी हुआ है। वो 2 घड़ियां उन्होंने भी ली थी और एक गालिबन और चीज थी, हाँ एक कोई ज्वेलरी थी तो ली माशाल्लाह सारों ने। लेकिन उस पे सवाल ये कि क्या वो उसी वक्त की डॉलर वैल्यू के हिसाब से जमा कराई है, क्योंकि रोलेक्स तो आपको पता है ना, दुनिया में रीसेंट टाइम्स में इन्फ्लेशन में शायद ही किसी चीज़ की वैल्यू इतनी अप्रिशिएट की हो जितनी रोलेक्स की है। अच्छा, कहना है जस्ट से कि बिल्कुल पैसे थोड़े थोड़े जिन्होंने, सारों की पूरी फहरिस्त अगर आप देख लें, लेकिन ये चीज़ों की एक्चुअल वर्थ क्या है, और लिटरली जिनको कहते हैं ना पीनट्स, कौड़ियों के दामों पे इन्होंने ये चीज़ें ली हैं। मतलब आप गाड़ियों की बातें कर रहे हैं और बात हो रही है 1-2 लाख रुपए की, तो अगर आप फिर आप फाइनली कुछ तब्दीली करने की कोशिश की गई है। 75 साल लग गए इस कौम को हुक्मरानों तक ये बात पहुँचाने में कि जो अशराफिया होती है ये अपने फ़वाइद के लिए ऐसे कानून बनाती है, खुद ही बनाती है और खुद ही फायदे भी हासिल करती है। ये उसकी परफेक्ट एग्जांपल है। एक चीज कभी कभार हम कहना भूल जाते हैं कि ये जो तोहफे तोहाइफ होते हैं ना, दिए जाते हैं विद द डिग्निटरीज एंड द लीडर्स, ये गिव एंड टेक होता है। तो वहां से जो चीजें आ रही होती हैं यहाँ से भी जा रही होती हैं। अब यहाँ से जो जा रही होती हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट जो भी देते हैं, ये इनकी अपनी जेबों से नहीं जाती। दिस इज टैक्स पेयर्स मनी, ये हमारे पैसों से ये तोहफे जो है दिए जा रहे हैं। तो अब सोचें जब इनको मिलते हैं तो ये 2-2, 3-3, मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल 2-3% भी अगर आप कहना चाहें वो दे के ये सारे तोहफे अपने लिए रखते हैं। और अवाम अगर मतलब ये एज इट इज डिस्क्रिपेंसी अगर आप देखें, कोई बेहतर क्वालिटी का टीवी भी बाहर से लाने की कोशिश कर लेना
किसी का बच्चा मजदूरी करता हो सऊदी अरेबिया में और वो टीवी ले आए गलती से वापस, तो कस्टम वाले उसकी नाक में दम कर देंगे और उसको ड्यूटियां भरनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि क्या होता रहा। खैर होपफुली अब इसमें कुछ तब्दीली की जाए तो उस पर अमल दरामद भी हो। वो तब्दीली क्या एक्चुअली की जा रही है, एक सर्टेन वैल्यू सेट की गई है, वो हम बताएंगे आपको आगे चल के, जिसके ऊपर तोहफे नहीं लिए जा सकते, एज एन आप घर लेकर नहीं जा सकते, वो जमा ही रहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम कल की पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हम बात करेंगे और लीगल क्या मामला चलते रहे। इमरान खान ने 2 बार मुलतवी करने के बाद आखिरकार कल लाहौर में रैली निकाल ली। साथ ही उन्होंने इतवार को मीनार पाकिस्तान में जलसे का भी ऐलान कर दिया है। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब वो लाहौर की सड़कों पर थे और इस्लामाबाद की पुलिस 2 मुकदमात में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी लिए लाहौर में मौजूद थी। विच मेक्स यू वंडर ना कि मतलब हर कोई इधर उधर होता है लेकिन खान साहब पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। मतलब ये उनकी बड़ाई का है, क्रेडिबिलिटी का है, आई डोंट नो कि ये क्या है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अदालतों ने तोशाखाना केस में खान साहब को 18 मार्च और खातून जज को धमकी देने के केस में 29 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दे रखा है। और रैली के बायस कल लाहौर की सड़कों पर ओहो जो हाल था, कुछ विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक जैम रहा। इमरान खान दाता दरबार से पहले ही बुलेट प्रूफ गाड़ी से मुख्तसर खिताब करके वापस चल दिए थे। अच्छा बाय द वे गाड़ी से वो नहीं निकले तो हाँ। वो अंदर और आपको पता है ना इमरान खान की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है उन्होंने माजी में उसके बारे में जरूर कुछ कहा हुआ होता है। तो इनका एक पुराना 2017 का एक ट्वीट आया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसमें उन्होंने टॉन्ट किया हुआ था कि गाड़ी भी नहीं थी। उन्होंने कहा था ये बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम के पीछे जो खिताब होता है, ये कंटेनर के पीछे जो खिताब होता है, ये क्राउड्स को इंस्पायर नहीं करता। और अगर यही करना है तो इससे बेहतर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी रैलियां ना करे। और आज 2023 में ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, 5 साल बाद वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर से बैठ के कौम से खिताब कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन नहीं ये कहाँ करना है। अच्छा वैसे ये आयरनी है इनकी जिंदगी की कि इन्होंने जो जो कुछ किया है और इनके साथ जो जो कुछ हो रहा है उस पे ये तनकीद कर चुके हैं। तनकीद कर चुके हैं। लेसन इन देयर कि प्लीज ना बोला करें। तनकीद नहीं, उस पे छितरौल कर चुके हैं अपनी नजर में दूसरों की। ठीक है, तो वो इनके अपने ही गले पड़ता है अब। अच्छा जी, अब एग्जैक्टली क्या कहना था खान साहब का, अब पता नहीं गाड़ी से किस किस लोगों को आवाज आई होगी, किसने सुना किसने नहीं, डिबेटेबल। तो लिहाजा ऑब्वियसली खान साहब ने तो कह दिया। खान साहब आपकी फहरिस्त भी बहुत तवील है तोशाखाना वाली, और अब तक सबसे ज्यादा मालियत को तोहफा भी आप ही ने लिया हुआ है। पता है अफसोस की बात सिर्फ ये होती है कि इनको अगर बाकी ये कर रहे थे तो इनको ये नहीं करना चाहिए। अच्छा वैसे आयरनी देखिए कि सारी सियासी जंग इस बात में कहने में गुजारनी इनके हिमायतियों ने कि इमरान खान दीगर रिवायती सियासतदानों से मुख्तलिफ हैं और कल से इस बात पे बहस कर रहे हैं कि इन्होंने भी तो वही किया है जो दूसरे करते हैं। कल से इसी बात पे बहस कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब और दीगर रिवायती सियासतदानों ने जो किया है, इमरान खान ने कौन सा नया काम किया है, तो ये भी तो वही कर रहे हैं। यही तो कह के आए थे। एनीवे ओल्ड स्टोरी, अब तो ये याद दिलाना भी बड़ा ही अजीब लगता है क्योंकि किसी को क्यों याद दिलाएं कि आप क्या कहते थे और अब क्या कर रहे हैं। खान साहब ने लाहौर में जी रैली निकाली, लेकिन इस्लामाबाद अदालत में आपको बता दें कि सिक्योरिटी खदशे के बायस पेश ना होने का एक जवाब बताया और उनके अपने वकील जो हैं सलमान राजा कहते हैं कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है। तो वो एडवाइस के लगता है कि अगेंस्ट ही जा रहे हैं। देखिए क्या कहा गया। इमरान खान साहब के वकला के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अदालतें पूछेंगी कि भाई इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान में जलसों से खिताब फरमा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, अदालतों में नहीं आ रहे। उसूली तौर पे आपकी बात दुरुस्त है कि अगर तहफ़्फ़ुज़ हो, हिफाजत हो तो फिर उनको अदालत में पेश होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि यही F8 कचहरी के अलावा तो दूसरी अदालतों में उनको पेश होना चाहिए। इमरान खान को मुकदमात ने घेर रखा है, अदालत से गिरफ्तारी के अहकामात मौजूद हैं, किसी भी वक्त पुलिस उन तक पहुंच सकती है। इमरान खान को भी ये मुश्किल नजर आई रही है। मतलब ये कैसे कह दिया खान साहब ने कि मुझे अदालती केसेस में फंसाया हुआ है। तोशाखाना का एक रियल केस है, मतलब खातून जज पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो आप पे लगी हुई है वो एक रियल वो किया है। तो योर कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी मच देयर इन ऑल द केसेस अगेंस्ट यू। इसलिए ये कह देना कि पता नहीं कैसे। वैसे कुछ केसेस में तासुर जाता है, नॉट रियली तोशाखाना, ये टीरियान वाइट वाला केस, बाकी केसेस में हैं कुछ मामला जो कि सियासी
तौर पर मोटिवेटेड लगते हैं, तो फिर स्पेसिफाई कर दें। इसलिए वो कमज़ोर भी हैं, और वो चूंकि कमज़ोर हैं इसलिए उसमें कोई प्रोसीडिंग भी आगे नहीं बढ़ पाती, और जो कमज़ोर नहीं है केस उसमें खुद नहीं पेश होते। खैर, इमरान खान की आखिरी उम्मीद अदालतों से है, मगर आने वाला वक्त बज़ाहिर अपैरेंटली आसान नहीं है उनके लिए। उन पर नाअहली की तलवार भी लटक रही है। कोई बड़ा अदालती फैसला पूरे इंतखाबी माहौल का नक्शा बदल सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। हमें ज्वाइन किया हमारे साथी हैं आज़म मलिक, और हमें ज़रा ओवरऑल सिचुएशन को समझने में मदद देंगे। आज़म, ऑब्वियसली सियासी मुखालिफिन ये कहते रहे कि अच्छा शो नहीं था, लोग नहीं निकले, लेकिन शुरू के औकात के बाद शाम में ठीक ठाक क्राउड जमा कर लिया था इमरान खान ने ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स ऑफ लाहौर। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। देखिए, एक चीज़ तो कंफर्म है कि इमरान खान साहब क्राउड पुलर हैं। वो जहां पर भी जाते हैं वो क्राउड को इकट्ठा कर लेते हैं। दो तीन चीज़ें इसके ऊपर बड़ी अहम है अब्दुल्ला, जिनको जानने की बड़ी ज़रूरत है। एक तो ये छुट्टी का रोज़ नहीं था, स्कूल्स कॉलेजेस दफातर के अंदर लोगों की हाजिरी जो थी ज़ाहिर है वो रूटीन के मुताबिक थी। अगर ये इतवार का रोज़ होता या ये हफ्ते का रोज़ होता या इवन ये आफ्टर जुमा होता, जो उनका प्लान ऑलरेडी था, तो ज़ाहिर है बड़ी लंबी चौड़ी गैदरिंग होती। दूसरा, पुलिस की जो एक स्ट्रेटजी थी इस हवाले से वो भी बड़ी अहम थी। हमने पहली दफा किसी रैली को ऐसे देखा कि जिस तरह से 9वीं 10वीं का जुलूस जो है वो आपने देखा होगा लाहौर में, आप खुद भी यहाँ पे कवर करते रहे हैं कि वो पूरा कार्डन ऑफ कर दिया था एरिया। यानी कि ये लोग ज़मान पार्क से निकले, ज़मान पार्क के अंदर सिर्फ आप माल रोड से एंटर हो सकते हैं और कोई जगह ही नहीं थी, ना कोई मोटरसाइकिल ना कोई पैदल जा सकता था। सिर्फ आप माल रोड ज़मान पार्क से आए और फिर रैली की सूरत में आप ज़मान पार्क से इलामा इकबाल रोड, गाड़ी शाह, रेलवे स्टेशन, ब्रंच रोड, सर्कल रोड, दिल्ली दरवाजा, पार्टी गेट, और उसके बाद आपने दादा दरबार जाना था। तो जितने भी रास्ते में एरियाज थे वहां पर सैकड़ों पुलिस एहलकार थे और कॉर्डन ऑफ किया हुआ था एरिया को प्रॉपर, यानी कि आप गुजर नहीं सकते, आप गाड़ी पे नहीं जा सकते थे। बल्कि तो लोगों को तो बड़ी मुश्किल हुई होगी। सैकड़ों दुकानें हैं, कारोबारी हजरात हैं, मौशी हालात वैसे ही बड़े टफ हैं। सो ये गड़ी शाह, ये डेविस रोड के अतराफ के इलाके, ये सारे इलाके आते हैं। यहाँ क्या दुकानें बंद रही फिर क्या? जी जी अब्दुल्ला, बिल्कुल यहाँ पर सारी दुकानें बंद थी, प्रॉपर बिजनेस कल क्लोज रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़मान पार्क से लेके दाता दरबार तक जितने भी मुल्हिका रोड्स थे, मार्केट थी, तजारती मराकज थे, वो सारे के सारे प्रॉपर बंद रहे। और आपको पता है लाहौरी जो कारोबारी हैं वो बड़े कंसर्न है अपने कारोबारों के मामले में। आई वंडर वो किस लेकिन अगर सारे कारोबार बंद ही रहा तो कोई ना कोई एग्रीमेंट तो हो ही गई होगी ना। आज़म बताइए। नहीं हुमा, इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं था पुलिस ने, जबरदस्ती बंद करा रहे थे पुलिस वाले। ये एक सडन प्लान था पुलिस का। पुलिस का सडन प्लान, जिली इंतजामिया का ये मौक़िफ़ था इस हवाले से कि वो इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से बड़े कंसर्न है, सिक्योरिटी थ्रेट हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि इन सिक्योरिटी थ्रेट्स को किसी तरीके के साथ मैनेज किया जाए कि रूट के अंदर कोई भी गाड़ी किसी भी एरिया से अंदर एंटर ना हो, सिर्फ ज़मान पार्क से ये काफिला चले। तो जाहिर है जैसे मैंने पहले बताया कि कॉर्डन ऑफ था एरिया, सारी चीजें थी। तो वो जो प्रॉब्लम है, जो देखें, अगर आपने या मैंने, आप मुझे कहती हैं कि आज़म इस वक्त ज़मान पार्क में क्या सूरत हाल है, मैंने अपनी फैमिली के साथ वहां पे आना है, तो मेरा आपको जवाब होगा, हुमा प्लीज यहाँ पर ना आए, गाड़ी नहीं आ सकती, कहाँ पर आप इतना ज्यादा। बिल्कुल आज़म, रिसेंटली आई वाज इन लाहौर और बहुत से हमारे जानने वालों ने भी हमें बताया, बड़ी कंप्लेन भी की कि वहाँ तो जाना अब अजाब बन गया, खासतौर पे जिनके वहाँ रेजिडेंसेज हैं। आज़म ये बताएं कि अब खान साहब के रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है। खैर अभी नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट्स हैं, बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस कल भी बल्कि हेली से कह रहे थे कि जी पहुंच, जिसको पीटीआई वाले फेक न्यूज़ भी करार देते रहे अरेस्ट करने के लिए। इसमें क्या सच्चाई है और क्या ऐसी कार्रवाई होनी है? देखिए, इससे पहले 2 दफा ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने एक नोटिस मसूल करवाया। आपको याद होगा सलमान ताहिर थे एक एसपी, वो यहाँ पर हाजिर हुए थे इस्लामाबाद पुलिस से। गुज़श्ता रोज भी इस्लामाबाद पुलिस ने ये जरूर है पंजाब पुलिस से रब्ता किया, सीसीपीओ लाहौर से रब्ता किया, पंजाब पुलिस को ये कहा कि उन्हें मुआवनत दरकार है नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के ऊपर, जिस पर पंजाब पुलिस का ये वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इस्लामाबाद पुलिस की कानूनी तौर पर जो भी मदद होगी वो लाजमी करेंगे, और अगर गिरफ्तारी लाजमी है तो वो इस्लामाबाद पुलिस की मदद करेंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज हमारा जो पाकिस्तान वीकेंड साहब के रहनुमा है, जब उनसे मेरी इस हवाले से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपके चेयरमैन की तो गिरफ्तार नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी आ गए हैं, तो अब आपका लायामल क्या है? तो उन्होंने बड़े जो है वो एक स्टाइल के साथ कहा, आए और गिरफ्तार करके ले जाएं फिर अगर उनमें हिम्मत है। तो ये तो है कि क्राउड है, वहाँ पर खेमे लगे हुए हैं, लोगों की तादाद बढ़ जाती है। जैसे ही ये खबर सामने आएगी कि पुलिस वहाँ पर पहुंची है, तो आप देखिएगा साइडों से कैसे लोग जो है ना वो
टोलियों की सूरत में इक्का दुक्का कैसे वहां पर पहुंच जाते हैं। तो एक देखें, पुलिस के पास भी उस दिन आईजी पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो हमने उनसे भी ये पूछा कि 74-75 मुकदमात हैं, तो आप लोगों को चले लेट्स सी क्या होता है। वैसे जब किसी ने गिरफ्तार होना होता है हो ही जाता है, ये भी क्या ही मामलात हैं कि लोगों को, औरतों को, पर्टिकुलरली बच्चों को, नौजवानों को सामने खड़ा किया हुआ है, और जब इस तरह की कोई खबर आती है तो सब लोगों को कहते हैं कि जी घरों के बाहर आ जाएं, घर के बाहर आ जाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट आजम। अच्छा, वैसे मुझे इससे याद आया, इफ वी कैन शो दैट क्लिप फ्रॉम द इंटरव्यू, मैं नौजवानों को ढाल बनाने की बात कर रहा था, और इसमें अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह इसी तरह का बड़ा मासूम सा एक नौजवान था जो क्रेजी था खान साहब के बारे में, और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद उसे छोड़ दिया। एक हादसे में उसकी मौत हो गई, और उसके वालिद को जब ये बताया गया तो उनके क्या जज्बात थे, उन्होंने अपनी आप बीती किस अंदाज और किन अल्फाज में बयान की। हार्ट ब्रेकिंग है, हार्ट कलेजा फट के मुंह को आ जाता है। डू वी हैव दैट सॉर्ट? जी, हम अब आपको ये बताना चाहते हैं कि ज़िले शाह के वालिद को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बताया कि आपका बेटा मर गया है, उसकी जान चली गई है, और उसकी डेड बॉडी, एक जवां साल बेटे की डेड बॉडी सर्विसेज अस्पताल में चली हुई है, पड़ी हुई है, और आप हमारे साथ चलें। कहाँ? डेड बॉडी के पास नहीं, जवान बेटे की मैयत के पास नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के पास। और उसके बाद वो उन्हें कहाँ लेके गई, और उस बुजुर्ग बारिश इंसान जिसका अभी जवान बेटा मरा है, उसके साथ क्या हुआ, ये उसी की ज़बानी सुनिए। आपको तो यकीन नहीं आ रहा, बट ये राजा अंदर वाली जो तस्वीर है ना, किसी के जवान बेटे की मौत हुई हुई है, उसकी लाश अस्पताल में पड़ी हुई है, 2.5 घंटे उसे जमान पार्क में इंतजार कराया जाता है, और उसके बाद टांग पे टांग रखकर बादशाह सलामत मिलते हैं कि अच्छा तुम्हारा बेटा चला गया है। मे बी कौम के बच्चों और नौजवानों पे लाजिम है ना कि वो इमरान खान साहब के लिए, अब उनके जहन में वैसे बैठ गई होगी बात कि कुर्बानी दें, इसलिए क्या हुआ अगर एक की जान चली गई तो। वो टांग पे टांग एंड ऑल दैट मैं सोच ही नहीं रही, मैं सिर्फ उस बाप को देख रही हूँ इस वक्त, जिस तरह उन्होंने ये बात नरेट की है कि मुझे को 2-2.5 घंटे इंतजार ये दोबारा सुनाना चाहते हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद तो औरत हैं, औरतें तो यूजुअली ज्यादा हसास होती हैं, माएँ भी होती हैं। क्या वो अवेयर थी कि इनको इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिम देयर टू द हॉस्पिटल की लाश के पास, शक्ल तो दिखा देती हैं, उसकी शक्ल तो दिखा देती हैं, उसको तसल्ली तो दे देती हैं, वो उसे लेके पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए पहुंच गई जमान पार्क। और वो क्या खान साहब को जाके अंदर नहीं कह सकती थी कि ये जो बाहर आदमी बैठा हुआ है ना सफेद दाढ़ी वाला, इसका बेटा मर गया है, इससे मिलने के लिए 2.5 घंटे इंतजार ना कराइएगा। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग को लेकर भी इनके कुछ ख्यालात हैं, वो भी कल मैंने इंटरव्यू सुना, ये बड़ा मुझे दुख हुआ। सुने क्या खास तौर पे इनका ये कहना ना कि मेरे बच्चे की लाश उस वक्त सर, मतलब आई कांट बिलीव कि वो ये इंटरव्यू भी दे रहे हैं और उसके बाद सियासत के सीने में दिल नहीं होता। और आज की 2023 की सोशल मीडिया और झूठ और प्रोपेगेंडे की सियासत के दिल में, सीने में तो दिल है ही नहीं बिल्कुल भी। खैर, I think we want to say something on other issues, but हमें break लेनी है अभी। The passing of your loved ones, you find out on Twitter और on social media, वो एक और लेवल। और आप उस स्टेट ऑफ माइंड में, और आप किसी के घर के दरवाजे के ऊपर बैठे हुए हैं 2.5 घंटे के लिए कि ये मुझसे मुलाकात करेंगे क्योंकि मेरा बेटा मरा है। मतलब अफसोस करना है तो मैं आऊँ आपसे अफसोस कराने, और 2.5 घंटे इंतजार क्या है। हम क्रिकेट की बात करने लगे हैं, वी ऑल नीड अ ब्रेक। आपको बताएं कि पाक अफगान T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। शादाब खान जो है वो कैप्टन होंगे, कल से हम जरा स्पेकुलेट कर रहे थे, और 3 T20 मैचेस होंगे जी, और 24 से 27 मार्च को होंगे शारजा में। साथ ही आपको बता दें, जिस तरह कि हम सस्पेक्ट कर रहे थे, बाबर आजम टीम का हिस्सा नहीं होंगे, रिजवान, शाहीन, फ़खर जमान और हारिस, इन सारों को इनफैक्ट आराम दिया गया है। और कौन होगा टीम में ये भी आपको बता दें, इमाद वसीम टीम में हैं, आजम खान की वापसी हुई है, और कौन कौन है, PSL के बेहतरीन बॉलर बाय द वे एहसानुल्लाह और जमान खान भी टीम में होंगे, और बड़ी जो बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं आजकल वो भी टीम में होंगे। क्या नाम है उनका? और तैयब ताहिर स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए हैं। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि सबको एतमाद में लेकर ही ये फैसला किया गया है, बाबर ही हमारे मुस्तकिल कप्तान हैं। सुनाएं सेठी साहब ने क्या कहा, ये देखिए। किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है। जो हमारा एस्टैब्लिश्ड कैप्टन है बाबर आजम, ही रिमेन्स द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड।
शादाब विल बी द कैप्टन ऑफ दिस टूर। 4 या 5 लोगों को हम रेस्ट कर रहे हैं, दे आर ऑन बोर्ड, उनकी प्लेस पक्की है हमारी टीम में। फ़ौरन हम बाद की जो टीमें बननी है उनके ऊपर कोई थ्रेट नहीं। इसी पे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ ही। भट्टी साहब, कल भी रेस्ट, आज भी रेस्ट, कल एक और मैच लाहौर की सड़कों पे ऑल्दो हो रहा था, वैसे उन्होंने भी संडे को जलसे का ऐलान किया जिस दिन पीएसएल का फाइनल भी है, तो आई वंडर कि उस पर क्या बनेगा या क्या फैसला होगा अल्टीमेटली। लेकिन अभी ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारी सीरीज होने वाली है जिसमें शादाब कैप्टन होंगे, इस फैसले को क्रिकेट एंड हल्के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो तज्जियाकार हैं उनकी क्या राय है इस पर? देखें अब्दुल्ला, सेठी साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। अगर आपको याद हो, कुछ हफ्ते पहले एक प्लेयर्स की तरफ से ट्विटर पर ट्रेंड चला था, सोचना भी मना है। भट्टी साहब, सोचना भी मना है, और ये कहते ही भट्टी साहब ने कहा भाई हम इस पे बात नहीं कर रहे क्योंकि सोचना भी मना। अच्छा, इस पे लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमने तो ये ट्रेंड शाहीन को किसी और टीम में ऑफर होने या फिर उनके जाने के ऊपर बनाया था। बिल्कुल भी नहीं, ये ट्रेंड जब हुआ था तो तब हमने उस पर बात भी की थी और यही बात हो रही थी कि बाबर के बगैर नोट, रिमेंबर यही अच्छा, बात हो रही थी। ये तो इट वाज रिगार्डिंग बाबर, इट वाज रिगार्डिंग, बट प्राइमरीली इट वाज लाहौर कलंदर व्हिच स्टार्टेड दिस ट्रेंड। जब पीएसएल में लोगों के नाम फाइनल हो रहे थे और ये भी बात हुई कि भाई शाहीन ऑब्वियसली लाहौर कलंदर का हिस्सा थे, हैं और होपफुली रहेंगे। सो वहाँ से वो कहते हैं कि हमने शुरू किया था कि शाहीन के बारे में या हमारे लड़कों के बारे में सोचना भी मना है। अच्छा, लेकिन ये जो लड़के हैं उसको फिर किसी और टैंजेंट पे ही ले गए। भट्टी साहब से तो हम राब्ता बहाल करेंगे, लेकिन अभी टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अब सबसे पहले आपसे ये पूछ लें, इनफैक्ट फॉरगेट पीएसएल, दूसरी बात करते हैं कि अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम का ऐलान जो है हमने भी अनाउंस कर दिया गया है। कई सीनियर जो है सीनियर टीम मेंबर्स, उनको रेस्ट दिया गया है और पीएसएल के नए स्टार्स को मौका दिया जा रहा है। तो आपके ख्याल में ये बेहतर फैसला है या सीनियर्स को ही आना चाहिए था? जी, बड़ा पाकिस्तान टीम का जो इन्होंने अनाउंस किया, बड़ा अच्छा फैसला है। मैं समझता हूं कि जितने भी पीएसएल के प्लेयर थे जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, उनको मौका मिलना चाहिए था। वो बड़ी खुशाइन बात है और ये है कि अफगानिस्तान की टीम भी बहुत अच्छी है और फ्यूचर के हवाले से पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा कि जिन प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती सीनियर प्लेयर होते हुए, तो अब सीनियर प्लेयर रेस्ट कर रहे हैं तो इनको मौका मिला है, तो आपके पास बैकअप बड़ा अच्छा अब्दुल रज़ाक भाई, अब कप्तानी के लिए इस बार तो शादाब को मौका मिल रहा है, लेकिन पीसीबी के सामने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी तो होती है। आपको बाबर के बाद कप्तान कौन नजर आ रहा है? क्या मुस्तकबिल में भी आपको शादाब ही या मे बी शाहीन या कोई और? जी डेफिनेटली, देखें फ्यूचर की जो क्रिकेट बोर्ड होता है हमेशा फ्यूचर के लिए सोचता है और मैं नहीं समझता कि बाबर के अलावा किसी को भी कप्तान बनाना चाहिए। और ये ठीक है, बैकअप के तौर पे जैसे अभी शादाब को अपॉर्चुनिटी मिली है, ये भी अच्छी बात है। और शाहीन शाह अफरीदी भी जैसे लाहौर कलंदर की तरफ से कप्तानी कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूं कि बाबर के अलावा इस वक्त मैं समझता हूं किसी को कप्तान नहीं होना चाहिए। बाबर जो है बेहतर लीड कर सकते हैं क्योंकि वो काफी सालों से करते आ रहे हैं और काफी एक्सपीरियंस भी है और एक मोमेंटम बनता है टीम का, तो उनको ही रहना चाहिए। अच्छा, ये भी बताएं कि नई टीम में अब ये जो शारजा में खेलेगी अफगानिस्तान के साथ, एहसानुल्लाह भी हैं, साइम अयूब, तैयब ताहिर, जमान खान भी, तो अब 2-3 मैचेस के अंदर ये परफॉर्म ना कर सके तो फिर टीम से बाहर कर दिया जाएगा, जो कि हमने पहले भी प्रेसिडेंट इस किस्म का देखा है। सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस पर इतना जल्दी यंगस्टर्स को कौमी टीम में ले आना और इन यंगस्टर्स के करियर के साथ ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? क्योंकि इफ दे डोंट परफॉर्म वेल हियर तो इनको चांस नहीं मिलेगा फिर। जी, जैसे नए लड़के भी आए हैं, एहसान खान है, साइम अयूब है, तैयब ताहिर है, जमान खान है और आजम खान को भी मौका मिला है। और ऐसी बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी की बात है। अगर इनको जब मौका मिलता है तो परफॉर्म करें और साबित करें कि जी फ्यूचर में पाकिस्तान की ओर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्रिकेट में चलता रहता है और ये मैं समझता हूँ कि अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी जल्दी से, जैसे अभी अफगानिस्तान की टीम के साथ हमारा मैच है, मैचेस हैं, तो इतनी जल्दी पीएसएल की बेस पर प्लेयरों को पिक करना ये फर्स्ट टाइम मैं समझता हूँ हो रहा है।
सडनली देखें कितने 5-6 प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बड़ा अच्छा है। और अफगानिस्तान की टीम को लाइट नहीं लेना चाहिए, और जिस तरह की परफॉर्मेंस इन प्लेयरों ने PSL में दी है, अगर इन्होंने अफगानिस्तान का इस तरह की परफॉर्मेंस दी तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान बड़े आराम से अफगानिस्तान को से मैच जीतेगा। Let's wish them all the best. And yet we need new talent. So this is the every team good way needs to try new talent out. all the time. हाँ, तो ये कोई इसमें खास बुराई भी नहीं है। Thank you for speaking with us. हमें बेहतरीन नए चेहरे, नए लड़के, नए लोग, नई परफॉर्मेंसेस, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं। और तो कितनी बार उसका फायदा भी कितना होता है पाकिस्तान क्रिकेट को। अब्दुल्ला, और कितनी बार हमने इसी फोरम पे मेंशन की है और अपने एक्सपर्ट से बात की है कि रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशन पॉलिसी कि आप नए प्लेयर्स को भी खिलाएं और बीच में ब्रिंग देम इन द फोल्ड। और वैसे भी ये जो सोच होती है ना, ये फुल स्टॉप लगा देती है क्रिएटिविटी और मेहनत को सोचना भी मना है वाली। हमारे बड़े सेलिब्रिटीज़ टोरंटो कनाडा में मौजूद थे सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट की फंड रेजिंग के लिए, और वहाँ पर हमारे फवाद खान भी अपने मौला जट के गंडासे के साथ मौजूद थे। और फिर उन्होंने कहा कि चलो जी ऑक्शन करें। ऑब्वियसली ट्रस्ट के लिए वहाँ गए थे तो ऑक्शन तो चीज़ें हो ही रही थी, बट द गंडासा एक्चुअली सोल्ड फॉर व्हाट? $50,000 कैनेडियन और US, पता नहीं। टोरंटो में हो रहा है तो क्यों US डॉलर देंगे? जो भी है भाई, गंडासा जो था वो $50,000 में नीलाम। और टोरंटो में जी सारे पहुंचे हुए थे। कौन कौन थे वैसे? नोमी अंसारी थे, हानिया आमिर थी, फहद मुस्तफ़ा ने गाना भी गाया, वो भी मैंने देखा था, कहानी सुनो गा रहे थे वो, और बहुत सारे लोग कहानी सुनो क्यों गा रहे? कितने लोगों ने कहानी सुनो गाना? सब ने गाना है। अच्छा, और 7,000 लोग इस अरीना में मौजूद थे जिनके सामने ये मौला जट का गंडासा नीलामी के लिए पेश किया गया। और अब ये सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट को अतिया कर दी जाएगी रकम। एंड आपको पता है ना कि ये जस्ट फॉर अ नोट मैं देना चाहती हूँ कि जो इनके लिए सहारा ट्रस्ट के लिए कर रहे हैं काम, वो फिर मेक श्योर करें कि उनको पता चले कि उनका पैसा किधर लग रहा है। बिकॉज हमने पिछले कोविड के दौरान में देखा, और ये रिलायबल सोर्सेज से हमारे अपने प्लेटफॉर्म पे बताया गया कि अबरारुल हक साहब ने कोई ख़ास क्रेसेंट के लिए, आपको पता है ना, उनको एक ऑनररी पोजीशन मिली हुई थी, वो कुछ खास उन्होंने काम नहीं किया। इनफैक्ट फ्लड्स के दौरान उन्होंने उस रकम की डिस्ट्रीब्यूशन में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया जो लोग भेज रहे थे थ्रू द रेड क्रेसेंट सोसाइटी। तो लिहाजा मुझे अब थोड़ा सा आई एम सॉरी बट क्वेश्चन मार्क्स आना स्टार्ट हो गए। जो एतमाद है वो तो ज़रा मुतज़लज़िल लग रहा है मुझे, होती हैं तो हो जाता है। लेकिन मैं आपको इन सारी बातों से क़तई नज़र ये कहना चाहता हूँ, जिस पर रिमाइंडर कि पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब फिल्म थी जो जियो फिल्म्स और इंसाइक्लोमीडिया किताब उनसे बनाई गई थी, और दुनिया भर से अब तक ये 290 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस कर चुकी है। सो ये तो जो हुआ, लेकिन हमने आपको ये बताना था कि जियो की ये फिल्म पाकिस्तानी हिस्ट्री की सबसे कामयाब फिल्म है। अभी हमारे पास टाइम है, मूवी में कोई गाना नहीं था, और ये इनका एक और ये गाना आपको पता है लोग एडिक्टिव हैं इस छोटे से गाने, एडिक्टेड हैं। इट्स नाइस एंड स्वीट और छोटा सा एंड सिंगेबल टू, तो आप खुद भी गा सकते हैं। अच्छा, अब आप बता रहे थे एडिक्टिव। सो मैं आपको पॉइंट टेबल बता रहा था। HBL PSL सीजन 8 के टूर्नामेंट में अब बिल्कुल आखिर के मैचेस रह गए हैं, और पॉइंट्स टेबल पे लाहौर कलंदर है 10 मैचेस में से 7 फतूहात के साथ 14 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर, टॉप पे बेसिक। कंग्रेचुलेशंस। और इसका मुकाबला पॉइंट्स टेबल पर 12 पॉइंट्स लेने वाली मुल्तान सुल्तान से 15 मार्च यानी 15 मार्च को होगा, और जो टीम ये क्वालिफायर जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। सो ये मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर ऑन 15 मार्च। जुमेरात को पहला एलिमिनेटर पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। हारने वाली टीम का सफ़र ख़त्म, जीतने वाला क्वालिफायर के लोअर से 17 मार्च को लूजर यार मैं ज़रा देख लूँ कि ज़ेर कहाँ लगाई हुई है आपने। ठीक है, लूजर से 17 मार्च को मुकाबला करेगा। वैसे भी लोअर तो नहीं हो सकता ना, लूजर बस वो मैच का लोअर भी तो होगा ना, जो लो स्कोर करेगा। मैच के अपर्स होते हैं तो मैच के लोअर्स तो होने चाहिए। विनर्स होते हैं जैसे लूजर्स होते हैं, इस तरह अपर्स एंड लोअर्स। हो गई हमारी बात। और आपको पता है कि अच्छा, वैसे मेरा एक मशवरा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कि अब अनाउंस ना करें कि नवाज शरीफ जल्द आ रहे हैं या बदेर आ रहे हैं, क्योंकि अब लिटरली इट हैज बिकम अ जोक नाउ। It has to be honest. उन्होंने क्या रिसेंटली भी हाँ बार अभी साद रफीक साहब की नहीं कि वो आ रहा है, जंगल का शेर आ रहा है जो बाकी हैवानों को निगल जाएगा। वैसे शेर भी हैवानी होता है कंसिडरिंग दैट, बट पता है क्या, अब एवं कुछ
पिस्ती सी हो रही होती है इस बात को ही लेके कि नवाज शरीफ जल्द आने वाले हैं। बेसिकली अब्दुल्ला जस्ट वांट्स कि वो बस कहीं लो में आ गया, भाई मैं हो जाए, लो में आ गया, गाना भी पीछे लग सकता है इसके, एक गाना शाना बट जब उनके टिकट विकेट हो जाए तब बताते हैं आप ये जल्द बदेर वाला मामला रहने दें। अच्छा जी, मुल्क में आपको पता है कि इलेक्शन का माहौल जो है वो बन रहा है और आम इंतखाबात भी है, इलेक्शंस अब ज़्यादा दूर नहीं है और मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं जिस पर नून लीग फ़ख्र से अपना जो वोटर है ना उसको कह सके कि आप हमें वोट दें। ये वैसे मुझे लगता है कि मरीम नवाज इज डूइंग अ गुड जॉब, इस परफॉर्मेंस के बावजूद वो कुछ ना कुछ नैरेटिव बना रही हैं। मतलब आई डोंट नो हाउ यू कैन, खैर लेकिन बदतरीन मौशी हालात हैं, रिकॉर्ड महंगाई है, आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। शहबाज हुकूमत अब तमाम मसाइल का मलबा इमरान खान पर भी नहीं डाल सकती, इसलिए आप जो भी नैरेटिव बना लें, द रियलिटी स्टैंड्स अगेंस्ट व्हाट यू आर सेइंग। सॉरी, सो आप जितना भी कहा जाए और को ट्विस्ट करके बात की जाए, मरीम नवाज साहिबा भी इसीलिए सिर्फ ये कह रही हैं कि सरमायादार सिर्फ नवाज शरीफ पर एतमाद करते हैं। मैं यूथ से कहती हूँ, एक तरफ नवाज शरीफ था 2013 में जब नवाज शरीफ आया, ये रिकॉर्ड की बात है। चाइना शायद देखो उसी वक्त 2013 में नवाज शरीफ आया, ऐसा लग रहा था तमाम मुल्क इन्वेस्टमेंट रोक के बैठे हुए हैं कि नवाज शरीफ आएगा तो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे मुल्क। आज इसकी वजह से मुल्क $1-1 बिलियन को तरस रहा है, $1-1 बिलियन। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को पता ही है कि शहबाज शरीफ जो है ना प्रेजेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो जलसे जुलूस वाले आदमी ना पहले थे और ना अब है, तो ये वाला काम उनके लिए जरा मुश्किल भी है, अगेंस्ट हिज ग्रेन। वो काम करने वाले थे लेकिन अब वो काम भी पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे। वोट बैंक जो था वो पहले भी नवाज शरीफ का था और आज भी पार्टी का असल चेहरा तो नवाज शरीफ ही है। तो नून लीग को इलेक्शन में जाना है तो भरपूर इंतखाबी मुहिम जो है वो चलानी पड़ेगी। ये काम सिर्फ नवाज शरीफ ही कर सकते हैं और लीगी रहनुमा तवील अरसे से नवाज शरीफ की वापसी के दावे जो है वो कर रहे हैं, मगर मियाँ साहब वापस ही इज़ नॉट हेयर और अब ये भी नहीं पता कि वो कब आ रहे हैं। और वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने इतवार को कारकुनों को फिर नवाज शरीफ की वतन वापसी की जो आप बात कर रहे थे खुशखबरी सुनाई है, सुनने आप भी। मियाँ नवाज शरीफ साहब की अब आमद है, मैंने ये बात पहले कभी नहीं कही, आमद है, बब्बर शेर वापस आ रहा है, आके बब्बर शेर बताएगा आगे हमने क्या करना है। मियाँ साहब से मिलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ, बहुत बातें हुई, बताऊंगा नहीं बिल्कुल, और ये भी बता दूं जल्द मिलने वाला है। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। मैं तो मियाँ साहब से ये कह रहा था, मियाँ साहब दिल तो चाहते हैं आपको साथ ही लेके जाएं, तो इंशाअल्लाह अनकरीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को फिर से लंदन चला जाऊं, और अगर लंदन गया तो फिर मैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ फिर आ रहा है और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है और नवाज शरीफ को ये चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी कौम को इस भंवर में फंसे हुए देखकर बाहर नहीं रह सकता, वो इस कौम की क़यादत करने के लिए खुद आ रहा है। एक इलाज जो मुकम्मल नहीं भी मगर जो कौम का इलाज 3 सालों से किया जा रहा है उसके मदावे के लिए वो ज़रूर आ रहा है। ये इलाज वाले एम्बैरेसिंग सवाल क्यों करते हैं सहाफ़ी लोग? और अगर ना भी कंप्लीट हो तो तब भी हम आ रहे हैं। बाय हाँ, बैठे हो 4 साल से वैसे बाहर हैं लेकिन अवाम को आप भंवर में नहीं देख सकते। लेकिन खैर जावेद साहब के, क्योंकि पहले भी ये दावे करते रहे ना, साद रफीक साहब की बात को मानने का मेरा दिल चाह रहा है क्योंकि वो ये कह रहे थे कि मैं पहली दफ़ा ये कह रहा हूँ, और अयाज सादिक साहब ने तो उनको तो शर्फ हासिल हुआ है रिसेंटली मिलने का और वो कह रहे हैं मैं 20th को वापस जा रहा हूँ लंदन मिलने। शुक्र है उन्होंने कोई ख्वाब नहीं बताया कि मुझे ख्वाब में कोई आया था और उन्होंने कहा कि जाइए अब लंदन। अच्छा, अब आपको समझ आ गई मतलब कि व्हाट डज इट इवन मीन? अच्छा, वैसे तो मरीम नवाज साहिबा भी कारकुनों को मियाँ साहब की जल्द वापसी की उम्मीद दिलाती रही हैं। ये उम्मीद एक्चुअली बड़ी प्रोलॉन्ग हो गई और हमारा कहने का मकसद बस ये है कि अब जब आने वाले होंगे ना तब बता दीजिएगा। नहीं, ना बताएं तब भी, जब आ जाएंगे तो पता चल ही जाएगा। मतलब नहीं, मतलब अगर आपने इस्तकबाल तैयारी जो भी करनी है पता लग ही जाएगा ना तब यार। अब अभी से क्या बनाना, क्योंकि हाइप ना बहुत दफ़ा बन के बिगड़ चुकी है। ये वही वाली है, ये जो पुलिस वाले नहीं हरकतें कर रहे हैं, ज़मान पार्क जाते हैं नोटिस लेके और वापस आ जाते हैं।
हैं, वहाँ पे एम लोगों को इनकन्वीनियंस में डालते हैं, बेचारे हमारे मासूम लोग जो है वो जमा हो जाते हैं घर के बाहर। आपके पास जब वारंट होता है तो आप जाके अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते? खैर एनीवे मियां साहब का भी वही है कि सारे कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, लेकिन सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं, उसके बाद हमारे कुछ और मेहमान हमारा वेट कर रहे हैं इन द स्टूडियोज। वड़ाइच साहब शुक्रिया। वड़ाइच साहब, कम से कम पंजाब की हद तक तो इलेक्शन कॉल हो चुके हैं और तमाम जमातों की इंतखाबी सरगर्मियां भी शुरू हैं। हुकूमती जमातें खास तौर पर मुस्लिम लीग नून परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इलेक्शन में जा नहीं सकती, अब तक तो यही लग रहा है जो हालात हैं। फिर इमरान खान साहब के मुकाबले में कोई मुतबादिल बयानिया तो चाहिए होगा। अब तक मरियम नवाज साहिबा जो बयानिया बना रही हैं, आपको मौसर नजर आ रहा है? Would it work? देखिए, अभी तक मुस्लिम लीग नून ना तो एक्टिव नज़र आ रही है और ना ही उसका वो बयानिया नज़र आया जो आना चाहिए था, और ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है उसको वाक ओवर मिल जाएगा अगर मुस्लिम लीग नून ने जल्दी कोई स्ट्रेटजी ना बनाई, कोई बयानिया ना बनाया। और मैं समझता हूँ इसमें ऑलरेडी मियां नवाज़ शरीफ की आमद जो है उसमें ताख़ीर हो गई है, उन्हें जल्दी आना चाहिए था। सिर्फ वही है जो आके बयानिया बना सकते हैं, वही है जो नून को खड़ा कर सकते हैं और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में कोई खातर खा जो है कामयाबी दिला सकते हैं। अच्छा वड़ाइच साहब, खान साहब जो हैं वो मकबूलियत की जिस इंतहा पर हैं, मुस्लिम लीग नून का बड़ा मुकाबिल वही है, वो सबसे बड़ा कंपेटिटर अगर कहे तो लड़ाई जंग जो है वो इन दोनों की ही है। अब इस वक्त मैदान में मरियम नवाज जो हैं वो इमरान खान का मुकाबला कर रही हैं और जितना भी अच्छा कर रही हो वो काफ़ी नहीं है। नवाज शरीफ की वापसी बहुत ज़रूरी है और सारों का ये कहना है, उनके अपने पार्टी लीडर्स का ये कहना है, तो इत्तेफाक करेंगे कि उनको आना पड़ेगा वरना ये काम नहीं होने वाला। जी बिल्कुल, नवाज़ शरीफ की वापसी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ लेट हो गए हैं, उन्हें जल्दी आना चाहिए था और आके अपनी कैंपेन संभालनी चाहिए था। नून में वो वाहिद शख्स हैं जो बयानिया बना सकते हैं, वही हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। वो इससे पहले कई पंजाब के इलेक्शन जो है वो जीत चुके हैं, तो उन्हें वापस आना चाहिए था, लेकिन इतनी ताख़ीर हो गई है, अब पता नहीं उनके आने से भी मामला संभलेंगे कि नहीं। लेकिन यह है कि वही वाहिद नून लीग के लिए उम्मीद है जो आके उसको खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब वड़ाइच साहब, नवाज शरीफ की वतन वापसी में सर्टनली कुछ कानूनी चैलेंजेस हैं, रुकावटें हैं, गिरफ्तारी का खदशा भी है। अब इमरान खान ने यह साबित कर ही दिया कि वारंट हों, कुछ भी हों, आप कारकुनों का हिसार बना लें तो कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये अच्छी रिवायत क्या है, नहीं है? क्या इस तरह से नवाज शरीफ को भी जवाब नहीं मिल गया कि वो भी आ जाएं, कारकुनों की रैली में घर जाकर बैठ जाएं? एवं गिरफ्तारी के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी रवायत नहीं है जो इमरान खान ने कायम किया, ना मियां नवाज़ शरीफ ये करेंगे। मियां नवाज़ शरीफ तो अगर आए और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हुए तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। पिछली दफ़ा भी वो जेल चले गए थे और कारकुन उनके पास भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ये घेरे वाला और बाहर अपने लोग इकट्ठे करने वाला काम नहीं किया। ना ये करना चाहिए, ना ये कानूनी तौर पर ठीक है, ना प्राइम मिनिस्टर के स्टेचर के लिए, ना इमरान खान के स्टेचर के लिए ये मुनासिब है। कानून के सामने तो सबको हाथ खड़े कर देने चाहिए और इमरान खान को भी ऐसे ही करना चाहिए। ऑलराइट, कौन सा आपकी बात का कोई फ़र्क पड़ेगा उन्हें या हमारी? बहुत शुक्रिया का, लेकिन बड़ा बट ये एक यूनानिमस राय है कि जो बात सैनिटी की हो, हमारा फर्ज है कि हम वो करें यहाँ पे। Needs to be back now. Oh yes, he is already late. He is actually too late. So Mia साहब, if you're listening to Wadaid साहब right now, you are too late. अभी हम आगे बढ़ेंगे और that means that you shouldn't come anymore. आपकी too late से बिल्कुल यही लगा। You are very late. It's better that you should come now. अच्छा, or it would never be. It would be never then. So अभी हम आपको बताते हैं कि उभरते हुए पाकिस्तानी बॉक्सर्स में से कुछ अर्से पहले हमने आपसे मुलाकात कराई थी सिंध पुलिस की शान शहीर आफरीदी से, और ये नौजवान सिंध पुलिस में मुलाजमत भी करता है, बॉक्सिंग का शौक भी पूरा कर रहा है। इनफैक्ट शौक नहीं, अब ये इसका प्रोफेशन है और ये दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। बहुत से बैनुल अक़वामी मुकाबले जीता है। शहीर पहुंचा वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के एशियन कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में, जहां थाई बॉक्सर को शिकस्त देकर इसने टाइटल किया है अपने नाम। और शहीर हैं हमारे साथ बजात खुद मौजूद, साथ ही में उनके ट्रेनर इब्राहिम कुश्ती वाला भी मौजूद हैं, जो इनका असली नाम है। हम इससे पहले ये कंफर्म कर चुके हैं और इत्तेफाक की बात क्या कह लें, ये इनका प्रोफेशन भी है। सो इब्राहिम, वेलकम। शहीर, कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। बहुत मुबारक हो आपको, ये जो नई आपकी कामयाबी है। बताइए कितने ममालिक थे इसमें,
कितने लोगों से आपका मुकाबला हुआ, किस राउंड में आपने नॉकआउट कर दिया हरीफ को? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा, और दूसरा ये कि ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, इसमें एक ही फ़ाइट होती है। इस टाइटल के लिए मैंने चैलेंज किया था, और डिफेंडिंग जो चैम्पियन थे वो थाईलैंड के बॉक्सर थे सैम्पोस सीसा, और उनसे मेरी फ़ाइट थी। 8 राउंड की ये फ़ाइट थी, और तीसरे राउंड में मैंने उनको नॉकआउट किया। Wonderful. अच्छा, ये बताएं, पिछली बार भी आपसे बड़ी डिटेल में बात हुई थी, यू आर स्टिल वर्किंग विद द पुलिस, मतलब वो आपका काम चल रहा है, लेकिन वो भी आपको बहुत इनकरेज करते हैं और असिस्ट भी करते होंगे? जी बिल्कुल, छुट्टियां वगैरह दे देना, ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग है एक बिग टाइम। मैं एक ही बात कहूँगा कि मैं अगर आज जो कुछ हूँ, मेरे कोचेस की मेहनत है, मेरी मेहनत है, लेकिन सिंध पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है मेरे साथ, मेरे को सामने लेकर आना। ज़ाहिर है सिंध पुलिस ने मुझे काफ़ी दफ़ा स्पॉन्सर किया है, मुझे भेजा है बाहर, तो आईजी साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ज़बरदस्त। अच्छा, लेकिन आपकी तरक्की नहीं हुई अब तक? वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन मैं बॉक्सिंग में उन्होंने, लेकिन आपको सीएम साहब और सारे लोग जो हैं इन्होंने आपसे गालिबन मुलाकात भी हुई थी आपकी? नहीं, मुझसे मुलाकात नहीं हुई, तो आपकी मुलाकात होनी चाहिए। सिंध पुलिस में हाई अप से किससे मुलाकात हुई आपकी? आईजी साहब से हुई थी? जी, आईजी साहब गुलाम नबी मेमन साहब हैं, उन्होंने हमेशा मुझे बुलाया और सपोर्ट किया, और आज भी उनसे मीटिंग है। ये प्लीज़ मेरे कान में जरा शोर बंद कर दें। अच्छा, एनीवे, मुझे ये जल्दी से बता दें कि ऑब्वियसली पिछली बार मिलके आप से हमें ये पता चल गया था दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, तो ये इरादा है क्या, कहाँ तक आपने जाना है? बिकॉज आपके ट्रेनर भी साथ हैं, यकीनन लग रहा है ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ चल रही है, सो व्हाट्स नेक्स्ट? बिल्कुल, हमारा जो प्लान है, मैं हूँ, मेरी टीम है पूरी, हमने एक प्लान ये किया कि पूरे 70 सालों में आज तक पाकिस्तान में 5 स्टार बॉक्सर नहीं बना है, तो प्लीज़ जिनको नहीं पता उनको बताइए, व्हाट इज़ अ 5 स्टार बॉक्सर? 5 स्टार बॉक्सर आर बेसिकली लाइक टॉप 10 बॉक्सर्स इन वर्ल्ड, जो टॉप 10 बॉक्सर्स होते हैं वो 5 स्टार बॉक्सर कहलाते हैं वर्ल्ड रैंकिंग में, और उसके बाद फिर वो 4.5 हो जाते हैं, फिर 4 हो जाते हैं। एक बॉक्सर है मोहम्मद वसीम जो 3 स्टार थे जी, उनके अलावा कोई भी ऊपर नहीं गया। मैं अभी 1.5 स्टार हूँ, मुझे टाइम लगेगा, और जैसे आप लोग की सपोर्ट है तो मुझे उम्मीद है हमारी क्या आपके ट्रेनर्स की सपोर्ट भी आपके साथ है। इब्राहिम, हम आपसे जानना चाहते हैं, व्हेन डिड यू जॉइन शहीर, एज इन व्हेन डिड यू स्टार्ट ट्रेनिंग हिम? ये इस WBC एशिया मिडिल वेट चैंपियनशिप के लिए या फिर इससे पहले भी आप कर रहे थे? नहीं, आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू हिम थ्रू समबडी, एंड बेसिकली मेरा ताल्लुक भी किक बॉक्सिंग से रहा है। आई लाइक रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान फॉर 11 बाउट्स बैक इन द डेज, बट वो आपके नाम की क्या हिस्ट्री? हम आपसे, क्योंकि लकड़ा वाला, ये वाला, एटसेट्रा एटसेट्रा, मोती वाला, यूजुअली इंसेस्टस के कारोबार या प्रोफेशन यही होता है। तो आपके इंसेस्टस का, आपके आबाओ अजदाद का एक्चुअली लड़ाई या कुश्ती ही, कुश्ती ही, पहलवानी ही आपका पेशा था? बट दैट वाज, आई थिंक दैट वाज लाइक, आप समझ लें, फोरफादर्स प्री पार्टीशन की बात, प्री पार्टीशन, लाइक, तो नाम तब से आपका चल रहा है? जी, पूरा फैमिली नेम है कुश्ती वाला। हाँ जी, और इनफैक्ट आई हैव अ कपल ऑफ बॉक्सर्स इन माय फैमिली एज वेल, मेरे अंकल वगैरह करते हैं, और वो फिर ऑब्वियसली कबड्डी और दंगल टाइप सारा वो था स्पोर्ट बैक इन द डेज, उसको थोड़ा सा इनोवेट करके आए, स्विच टू किक बॉक्सिंग, बट इट्स इन द जीन्स एक्चुअली। इट इज। तो अब आपने ट्रेनिंग का सोचा, तो आपने जब इनके साथ काम करना शुरू किया, आपने और भी लोगों के साथ काम किया होगा, आप खुद भी खेल चुके हैं, जी, ये कितने मुख्तलिफ हैं दूसरों से? अच्छा, दिस इज एक्चुअली माई फर्स्ट टाइम वर्किंग विद अ बॉक्सर। अच्छा, लाइक इसमें थोड़ा सा कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, लाइक मी बीइंग अ किक बॉक्सर थोड़ा सा डिफरेंट स्पोर्ट है एज कम्पेयर टू बॉक्सिंग, है सारा अंडर द हेडिंग ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट, बट जैसे मिक्स मार्शल आर्ट्स, MMA आजकल इट्स लाइक इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग आई वुड से। तो बॉक्सर्स के साथ मेरा काम करने का पहला इत्तेफाक रहा है, और सिंस मेरा जो डोमेन है वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, जिसमें आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इज़ द न्यू इन। अभी फाइटर्स वगैरह जो हैं, कॉम्बैटर्स, इवन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वाले, इवन अवर क्रिकेटर्स, I have seen, I've started watching them on Instagram, तो they are actually going for a strength and conditioning workout. अब उसके लिए he contacted me through somebody. He was like, okay, a lot of people they actually don't know about what exactly strength and conditioning is. तो अगर उसको मैं थोड़ा सा brief कर दूँ for your viewers to understand, yeah, absolutely. So strength and conditioning basically is the ability to, like carry your mass, the body mass on you, the muscles and bones, in an effective way, in a particular sport way. Like if he's a boxer, तो इसकी जो boxing की movements है ना, with all of his mass on him,
उसको मोर इफेक्टिव, मोर पावरफुल बनाना इज बेसिकली स्ट्रेंथ इसकी ट्रेनिंग है। अच्छा, आपने इससे पहले भी ट्रेनिंग की होगी। एक सवाल, ट्रेनिंग भी और ऑब्वियसली मैचेस वगैरह जो आप करते हैं, एक कहा जाता है, हमने पढ़ा भी है कि बॉक्सर्स का नाक टूटना जो होता है, बेशक इनिशियल फाइट्स में हो या लेटर ऑन, एजाज की बात है, एजाज की बात है, ये बड़ा राइट ऑफ पैसेज होता है, और नाक टूट जाए तो मतलब बड़ी बात है। तो ये क्या है, क्यों कोई चीज़ टूटे? नहीं, नाक तो टूट ही जाता है, या तो पंच लगते हैं तो टूट ही जाता है, लेकिन नक्सीर पटना बहुत ज़रूरी होता है। जो शुरू में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं 8-10 साल का था तो मेरे वालिद साहब इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, खावरदीन आफरीदी। उन्होंने मुझे स्पायरिंग वो मेरे साथ करते थे ऐसी, तो मैं पंच वो मार के ना उन्होंने मेरी नक्सीर पूरी फाड़ दी। वो ब्लड 1-2-3 दिन तक ब्लड निकलता रहा। तो वो एक होती है एक रस्म, बस वो ऐसे ही है। बाकी कितने आराम से आपने कह दिया ये होती है रस्म, तो हम ये सोच रहे हैं ये तो की रस्म होती है, ये तो लिटरली अब्यूज के ज़ुमरे में बात आ जाएगी। मज़ीद रस्मात में नहीं जाएंगे, है ना, ये मुझे स्टार्ट हो गया। कुछ लोग ये यार बॉक्सिंग में भी मोर, एक्चुअली मोर, किक बॉक्सिंग में भी देयर आर मोर देन जस्ट नक्सीर वाले से भी ऊपर। अच्छा, बस हम वो आपसे बाद में पूछेंगे। हम लोगों को डिटर नहीं करना चाहते ना, हम तो इनकरेज कर रहे हैं कि आप आए इस स्पोर्ट में। कुछ लोग ये समझते हैं कि बॉक्सर हड्डी निकलवा देते हैं ऑपरेशन। हाँ, ये भी सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर नॉर्मली सोचें कि हड्डी निकलवा देंगे तो आपकी नाक इतनी फूल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हड्डी होती है, ब्रीदिंग इश्यूज हो जाएंगे, ब्रीदिंग इश्यूज से आप भी होते होंगे? नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और बात, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु वॉच एंड ऑब्वियसली आप लोगों से इंस्पायर होके ही दिल चाहता होगा कि आगे जाएं। जो बॉक्सर्स बनते हैं, जिस तरह आपका एक पैशन है, आपकी तो मतलब बैकग्राउंड है, आप लोगों की फैमिलीज भी ये करती हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू? मतलब वैसे इन रियल लाइफ भी थोड़े से वायलेंट होते हैं, या एग्रेसिव होते हैं, या फिर बड़े मध्यम होते हैं, और सारी लड़ाई एक्चुअली उस रिंग में ही होती है? इंटरेस्टिंग सवाल होगा। थैंक यू वेरी मच। हमारी जो लड़ाई है वो रिंग में ही होती है, और मैं और कोच हमेशा एक ही बात करते हैं कि यार जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना आप लोगों की नज़र में भी ठीक रहेंगे और अल्लाह की नज़र में भी। सड़क पे आपको कोई साइड लगा के जा रहा हो गाड़ी को, कोई ऐसा कर रहा, आपको गुस्सा नहीं आता? बेसिकली आई वुड से इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। मतलब इफ़ आई टेल अबाउट मी, तो मेरा बड़ा रोड रेस था बैक इन द डेज ड्यूरिंग स्कूल कॉलेज डेज, एंड फिर वो विद टाइम ऑब्वियसली कम हो गया, बहुत इनफैक्ट सॉर्ट ऑफ ख़त्म ही हो गया। इट्स बड़ा एक मेडिटेशन है, यू नो, हिटिंग अ बैग, और यू नो बेसिकली आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एक एक्टिविटी में यूटिलाइज कर रहे होते हैं, फीडिंग ऑन इट। व्हेन यू हिट अ बैग एंड यू आर हैविंग अ रफ डे, और उसके बाद आपको किसी और को हिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं होती, यू फील रीबर्थ एक्चुअली। अच्छा शहीर, ये जो ट्रेनर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इनकी मदद से कितना फ़ायदा होता है? ऑब्वियसली इनके बगैर तो मेरे ख्याल में कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल है। पहले भी आपको कामयाबियाँ मिली जी, अब ये अभी आपकी ज़िंदगी में है, और ये मेरे थर्ड कोच हैं। हाँ, अब ये भी आपकी और भी लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, बट यू नो द बेटर द ट्रेनिंग इज, इट हेल्प्स यू बिकम अ बेटर फाइटर। यस, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं पहले मेरे पास 2 कोचेस थे, मेरे वालिद साहब और नूरबादशाह सर। अब ये आए हैं, इसके अलावा और टीम मैनेजमेंट आई है, जो मीडिया मैनेजर 2-3 और आ रहे हैं। तो हु इज़ यू नो मैनेजिंग इट ऑल, क्योंकि फाइनेंशियली भी बड़ा बर्डन हो जाता है। मेरे मीडिया मैनेजर हैं तला अल्लाह वाला, वो मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो नाम आपने ना सही चुन के, जिनका एक्चुअली जद्दी पुश्ती ये काम भी हो, वो अल्लाह तवक्कल हो रहा है सारा। जब आप मैचेस पे नहीं होते, व्हेन यू आर नॉट ट्रेनिंग फॉर द मैचेस, मतलब उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं? आप ड्यूटी देते हैं सिंध पुलिस में? जी बिल्कुल, मेरी ड्यूटी भी होती है सिंध पुलिस में। और किस थाने में होते हैं आप? नहीं, मैं थाने में नहीं, हमारी रैपिड रिस्पांस फोर्स है, हमारे हेडक्वार्टर्स हैं 2, उसमें हम ड्यूटी देते हैं। और हमारा काम पब्लिक डीलिंग नहीं है, सिर्फ हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और ऑपरेशनल फोर्स हैं जो ऑपरेशन, जैसे केपीओ का भी हमला हुआ तो था। आप इस फोर्स में आप हमेशा स्टैंड बाय पे नहीं होते कि? जी बिल्कुल, स्टैंड बाय होते हैं। ऑपरेशनल फोर्स है तो स्टैंड बाय होते हैं, फिर जैसी कोई खबर मिलती है पहुंचते हैं। फिर अभी आपकी जितनी PSL की सिक्योरिटी थी वो हमारे हैंडओवर थी। अगला जो है क्या करना है? आप PSL की सिक्योरिटी, हाँ आप लोग उसमें भी शामिल होंगे। अगली कोई फाइट है जिस पे नजर रखिए? जी बिल्कुल, मैं नेक्स्ट फाइट अनाउंस करता चलूँ इंशाल्लाह। 5 मई को मेरी फाइट है। मैं WBC जो ये टाइटल है, उठा के दिखाएं और फुल स्क्रीन इनको कट करें भाई, ये तो नजर आनी चाहिए। ये मेरा WBC एशिया कॉन्टिनेंटल टाइटल है, इसको मैं इंशाल्लाह डिफेंड करूँगा दुबई में अगेंस्ट तंजानिया। ओके जी, तो बस आप लोग की दुआएं होनी चाहिए मेरे साथ। इंशाल्लाह भी हम तो चाहते हैं कि ये पूरी एक आपके पास एक वॉल बन जाए ऑफ ऑल दीज मेडल्स एंड बेल्ट्स दैट यू हैव। हमले की भी आप बात कर रहे थे, वो भी उसकी रिस्पांस टीम में भी आप
उसमें मैं नहीं था, लेकिन मेरी ज़ाहिर RRF मौजूद थी उस वक्त। मैं बाहर था, थाईलैंड में था, बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा जी। अब ये मुझे बता दीजिए कि अगला के लिए आप तैयारी अभी से करनी पड़ती है? जी बिल्कुल, इसके लिए हमारा 8 वीक्स प्रोग्राम लगता है, ट्रेनिंग कैंप होता है जिसमें ये सारे कोचेज़। भैया आपके तो खैर शागिर्द हैं, मतलब डू यू थिंक कि हमें एक वसीम बड़े हमारे ज़बरदस्त रिसेंट टाइम्स में एक ज़बरदस्त बॉक्सर रहे हैं, उसके बाद ये पोटेंशियल रखते हैं कि हमारा नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन मजीद? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट नॉट जस्ट बॉक्सिंग, अभी आप अगर रिसेंट तारीख भी उठा लें तो कॉम्बैट स्पोर्ट पे MMA या किक बॉक्सिंग या इवन ग्रैपलिंग मैचेस में पाकिस्तानी जहाँ जा रहे हैं दे आर विनिंग। सो हमारी इवन लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ विमेन एथलीट्स ऑन अस, दे आर विनिंग द शो। टाइक्वांडो के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इंटरनेशनल, जहाँ जा रहे हैं, इट्स इन द ब्लड, आई वुड से है हमारे मट्टी में है, स्पोर्ट्समैनशिप है, बेसिकली एथलेटिज्म है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका शहीर आफरीदी, एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट फाइट। इंशाल्लाह मई में आफ्टर रमजान फिर आपसे दोबारा आप जीत के आएंगे ना, वो तो हमें यकीन है और हमारी दुआ भी है इंशाल्लाह। और इब्राहिम कुश्ती वाला, थैंक यू सर। Thank you for being here. Remember the name? Nobody is going to forget it now. He is not definitely. अच्छा जी, पहला नाम भी कुश्ती वालों तो याद रहेगा। All right. मामलात तो बहुत से हैं। तोशा खाना की तफसील सामने आने के बाद इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, और सबसे ज़्यादा कौन लूटता रहा। वैसे खान साहब की फहरिस्त भी आपको पता है बड़ी तवील है, और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी उन्होंने ही हासिल किए, लेकिन आपको पता है बयानियाँ बनाने में वो माहिर हैं। वो कह रहे हैं जो इनका बयानिया था, जो उनकी अपोजिशन है उसका बयानिया था, वो तो अब खटाई में पड़ गया है। इसके अलावा बहुत से मामलात हैं। पंजाब में इलेक्शन सबसे पहले सरे फहरिस्त वक्त पर होते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहा है। अगर होंगे तो पीपल्स पार्टी किधर है, कैंपेन करती क्यों नहीं हमें दिखाई दे रही? अच्छा जी, लेकिन बहुत सी बातें करनी है, विच मींस तो पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन अगर आप मांग रहे हैं, हमें ज्वाइन किया और हुकूमती रिप्रेजेंटेशन भी, बिल्कुल वजीर आजम के मुशीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके। कायरा साहब, पहले जरा तोशा खाना की बात लेट्स गेट इट आउट ऑफ द वे, क्योंकि तोशा खाना से फैज़याब होने वालों की जो लिस्ट जब जारी हुई तो हम देखते ही रह गए कि कोई ऐसा मिले जिससे फ़ायदा ना उठाया हो। तो अब ये कानून हो ना हो, अरबों खरबों पति अफराद जो हैं वो कीमती तोहफे ले गए हैं और बिल्कुल कौड़ियों के दाम ले गए हैं। तो ये ज्यादती आपको नहीं लगती? क्योंकि हम लिटरली वी आर ट्राइंग टू कम अराउंड टू इट। देखिए, मैं पहली गुजारिश तो यह है कि जब से हमारी हुकूमत आई है मौजूदा, इससे तो आके तोशा खाना का ये खाता जो है ऑलमोस्ट बंद कर दिया। पहले तो हमारी तजवीज़ ये थी और इस पे काम हो रहा है कि हम दुनिया भर के ममालिक से ये गुजारिश कर ले कि हमें को 200, 400, 500 या $1000 से ज्यादा की कीमत का न दिया जाए, क्योंकि हम तोहफे वापस कर नहीं सकते जैसा तोहफे हमें दिए जाते हैं। तो बेहतर यह है कि हम तोहफे तो ममालिक देते हैं लेकिन वो कम कीमत के हों। दूसरा यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने अब ये फैसला कर दिया है कि इसकी मार्केट वैल्यू असेस कराने के बाद उसको 100% वैल्यू पे अगर कोई एज टोकन अपने पास रखना चाहता है तो वो जरूर रखे, लेकिन वो 100% की कीमत अदा करे। दूसरी गुजारिश यह है कि मुख्तलिफ औकात में ये कभी नहीं कहा गया कि तोशा खाना से और किसी ने गिफ्ट नहीं लिए, ये कभी नहीं कहा गया। इससे पहले भी आसिफ जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत कुछ कहा गया, उन्होंने गाड़ियां ली है, फलाने नेकलेस लिया है, फलाने, ये बहुत सारी तफसील जो आज दी गई है और जिसको मीडिया कल से ड्रम बीट कर रहा है, मैं हैरान हूँ। ये ऑलरेडी लोगों के पास मीडिया के अंदर मौजूद है, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नहीं थी पहले लोगों के में, वो भी आ गई, बहुत अच्छा हुआ। और ये हमारा ख्याल था कि ये पब्लिक होनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए। खान साहब के ऊपर जो हमारा एतराज था और जो बयानिए बनाने के माहिर हैं उनके खिलाफ, वो एतराज हमारा ये था कि मुल्कों से जो आपको मुख्तलिफ सॉवरन कंट्रीज में गिफ्ट दिए होते हैं एज हेड ऑफ स्टेट, वो आप अपने पास एक तोहफे के तौर पर रखें तो ठीक, लेकिन आप उसको बेचें तो वो मगर कायरा साहब उसमें कानूनी पेचीदगी तो कोई नहीं है। वो जब उनकी चीज हो गई तो वो बेच दें या इस्तेमाल कर लें। मैं उसी पे गुजारिश करने लगा हूँ, तो वो गलत, लेकिन वो गलती कानूनी नहीं है। उसमें कोई ये नहीं है कि आपने जुर्म किया। हाँ, आपने बहुत बड़ा जुर्म किया। फर्ज करें आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया हो, कोई कपड़ा, कोई जूता, कोई और चीज, और आपको पता चले कि मैंने वो मार्केट में बेच दिया,
तो आपको वह कैसा लगेगा? उसके बाद आपके मेरे ताल्लुकात कैसे रह जाएंगे? Anybody would feel offended। वो बहुत ही मायूब लगती है बात, बस मायूबी लगती है, लेकिन उसमें उस केस में ज्यादा मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट का केस है। आप मुझे बात करने देंगे तो आपके सवालों के जवाब सारे आ जाएंगे इसमें। हम तो सर गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हम सवालों जवाब नहीं, सुबह के टाइम में हम गप लगा रहे हैं। कर रहा हूँ कि अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका देंगे तो मैं आपके ये सवाल जो अभी आप कर रहे हैं मैं इसका जवाब भी दे दूंगा। प्लीज इसी सवाल में आ जाएगा, वो कंटिन्यूएशन में आ जाएगा ताकि आपका भी वक्त बच जाए। जी जी। तो गुजारिश ये है कि उन्होंने जो तोहफे बेचे वो गैर इखलाकी हरकत की, लेकिन गैर कानूनी काम ये किया कि उन्होंने अपने दौर में इस जो तोशा खाना से गिफ्ट लेने की कीमत रखी गई थी वो पहले 20% थी, उन्होंने अपने दौर में 50% कर दी, और फिर खान साहब ने जब खुद ये तोहफे खरीदे तो 20% पैसे अदा किए। दूसरा गलती जो जुर्म किया वो ये किया कि जो चीजें उन्होंने तोशा खाना से खरीदी वो उन्होंने आगे बेच के, फर्ज करें उन्होंने 2-2.5 करोड़ में खरीदी और वो प्रोसेस भी गलत किया, लेकिन 2-2.5 करोड़ में खरीदी जितने कीमत बनती थी और उसको 10-15 करोड़ में बेच दिया। तो जो उनको 10-12 करोड़ रुपए की खालिस इनकम हुई वो डिक्लेयर भी करनी थी और उस पर टैक्स भी देना था। ये 2 जुर्म है जो ना उन्होंने डिक्लेयर की अपने इलेक्शन कमीशन को दी जाने वाली रिटर्न पे और ना उस खालिस आमदन पे टैक्स अदा किया। ये जुर्म है उनका, जिसके खिलाफ उनके खिलाफ केसेस बने हुए हैं। चलें अब लेट्स सी कि इस केस में क्या पेशरफ्त होती है। जी, अब उनके किसी ने ये जुर्म नहीं किया, उन्होंने बेचे हो और उनकी इनकम हो और डिक्लेयर ना हो। लेकिन एक बात को अप्रिशिएट करते चलें कि अभी फाइनली रिकॉर्ड सामने आया, जो इससे पहले कौमी सलामती का मसला बनाकर लहतो-लाल से काम लिया जाता रहा, नहीं दिखाया जा रहा था। थोड़े रिकॉर्ड को सामने नहीं रखा गया, सारा रिकॉर्ड मेजॉरिटी में क्या आपके इल्म में नहीं था? बहुत सारी चीजें चलें, अब उसमें से जो मिसिंग थी वो भी सामने आ गई हैं और मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स का मामला आप कह रहे हैं खान साहब का है। पंजाब में इलेक्शन अब तो सर्टनली डेट आ चुकी है, सभी लोग मुत्तफिक हैं, पीपल्स पार्टी कैंपेन कर रही है, तैयारी कर रही है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी को लग रहा हो कि पंजाब में इलेक्शन इसी तारीख को हो जाएंगे, क्योंकि एज सच कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी मेजरली नजर नहीं आ रही। देखिए, जिस फिजा में इलेक्शन है यकीनन वो बड़ी जोरदार पॉलिटिकल एक्टिविटी अभी नहीं है, इसलिए कि लोग, सियासी पार्टियां भी और सियासी लोग भी खुद इलेक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा जोशो खरोश में अभी नहीं है। एक तो भी आज लास्ट डेट है नॉमिनेशंस की और ये अजीब क्योस के अंदर रहा, अदालतों में लिटिगेशन रही, हुकूमत का और नुकता नजर रहा। 2, 3, 4 इलेक्शन होना ये बहुत महंगा काम है। हमारी पूरी कोशिश रही कि इलेक्शन एक ही वक्त में हो और खान साहब असम्बलियां ना तोड़े, लेकिन खान साहब ये तोड़ने में कामयाब हो गए। और मैं तो रिकॉर्ड पे हूँ, बहुत दफा मैंने ये गुजारिश की कि हमें देखना चाहिए कि किसी सूरत में सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठ जाएं और 2-3 महीने खान साहब की ख्वाहिश, इस वक्त डेट अनाउंस हुई है, इससे आगे चला जाया जाए और 2-3 महीने ओरिजिनल टाइम से पीछे आके कोई मिड में किसी की फतह किसी की शिकस्त ना हो और मिड में कोई डेट आके इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि बहुत महंगा और सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है पूरे मुल्क के अंदर। इलेक्शन में झगड़े, फसाद, लड़ाइयाँ, आज जो हमारी, तो ये बार बार कराना और इतना बड़ा खर्चा, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन, फिर ये होगा कि इस इलेक्शन से एक और नया तनाज़ा छिड़ेगा, बजाय से कि ये इलेक्शन किसी सोल्यूशन का हामिल हो और इससे कोई अच्छा फैसला आए। मुझे लगता यूं है कि ये इलेक्शन किसी पैसे का नहीं, किसी अच्छाई का नहीं, बल्कि एक और खराबी का बायस बन जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो इस वक्त इलेक्शन की नॉमिनेशंस हो गई, आज लास्ट डेट है और प्रोसेस शुरू होगा। इलेक्शन तो शुरू है, सियासी जमातें कम एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है, ये मैटर नहीं करता। हाँ, खान साहब ने भी सिर्फ एक रैली की है, मुस्लिम लीग ने भी अभी अपने जो उनके मुख्तलिफ जगहों पे जो कौन मीटिंग्स वगैरह उनकी चल रही हैं, हमारे भी इसी तरह हेड हंटिंग जो है वो होती है। पीपल्स पार्टी क्या समझती है, ये इज दिस द राइट टाइम टू होल्ड इलेक्शंस? अब खैर राइट टाइम क्या, नॉट राइट टाइम, अब कानूनी और आईनी तकाजा तो यही है कि इलेक्शन हो। आपको लगता है कि इससे हमारी पॉलिटिकली आसानियां पैदा होंगी या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी इलेक्शन के बाद? मैंने तो अर्ज कर दिया, मेरी दानिश में ये अगर इलेक्शन होते हैं ये 2 महीने बाद, 1.5 महीने अगर है आपके जहन में अभी भी? जी यकीनन अगर है
कोई शक नहीं है, लेकिन होने चाहिए। जो कानून और आइन का तकाजा है वो तो प्रोसेस जारी है जी, वो रुकेगा तो नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें बेहतर हो कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के ये फैसला कर लें कि एक ही वक्त में इलेक्शन हो, और इलेक्शन की डेट हर बार पार्टी अगर इसको अपनी शिकस्त अपनी फतह बना के चलेगी तो ये मुश्किल होगी। लेकिन जो हम इससे हासिल करना चाहते हैं कि इलेक्शन से लोगों की नुमाइंदगी आ जाए और उस नुमाइंदगी के नतीजे में पाकिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी का आसार या ये तासर फैले, वो शायद इससे ना बल्कि शायद और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इसके 2-3 महीने बाद एक और इलेक्शन होगा और वो महंगा भी बहुत है। और दूसरा ये है कि कुछ और गवर्नमेंटें बैठी होंगी, ये जो भी जमात जीतेगी वो अपने इस पे रौले डालेगी, वो उसके ऊपर अपना, तो ये जो खिंचाव की सियासत है ये खत्म नहीं होगी। तो इसको एक ही वक्त होना चाहिए ताकि पूरे मुल्क के अंदर जो नई क़यादत है या नई जो हुकूमत आनी है वो एक वक्त में आए। ये मेरा जाती तासर है, यही तकरीबन पीपल्स पार्टी का भी ख्याल। अच्छा कायरा साहब, अभी एक लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आई है और जिसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना का 1990 से 2001 तक का जो रिकॉर्ड है वो मांग लिया है। सो अभी जो पेश किया गया था वो तो उसके बाद का है, लेकिन 1990 to 2001 का मांगा है। क्या मौक़िफ़ है आपका इस पे? कोई हर्ज नहीं है, देना चाहिए, सारा रिकॉर्ड सामने आना चाहिए, जो जो रिकॉर्ड अवेलेबल। ये मेरी मुख्तलिफ महकमों के पास आपका फर्ज करें, पहले ये फॉरेन ऑफिस के पास था, फिर ये किसी और मिनिस्ट्री के पास था, अब ये कैबिनेट डिवीजन के पास है। तो मुख्तलिफ जगहों पे जाने से इसके रिकॉर्ड को मेंटेन पहले किया जाता था, मैनुअली मैनेज करते थे। अब मैनुअली नहीं, आप इसको कंप्यूटराइज कर दिया गया है, तो जिस भी शक्ल में है वो कौम के सामने आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि काफी सारा रिकॉर्ड पहले सामने आ चुका, और ये कोई खुफिया रिकॉर्ड नहीं होता था। ये कुछ अर्सा पहले ही इसको खुफिया रखने की बात की गई कि दोस्त ममालिक तोहफे देते हैं और वो अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो उससे नुकसान होता है, ताल्लुकात में खराबी, इसलिए किया गया था, सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं रखा गया था, क्योंकि प्रॉब्ली वो बेच दिए थे ना, इसलिए शायद फिर वो डर था। हाँ, ये रखा गया था, लिहाजा ये सामने आना चाहिए। अदालत ने मांगा, बिल्कुल देना चाहिए अदालत। चलें, थैंक यू कमर कायरा साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। अब पीपल्स पार्टी का, और वो कहते हैं कि मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है अगर होते हैं तो उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने वाली, कुछ मामला और निकलना चाहिए बीच की राह। अच्छा चलें, वी आर गोना सी यू टुमारो।